प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में एक बार पुनः आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अध्याय कवर कर रहे थे। लास्ट हमने इसमें भूस्खलन लैंडस्लाइड को पढ़ा था कि लैंडस्लाइड किस प्रकार से होता है। लैंडस्लाइड में जो प्रमुख तत्व होते हैं जिसके माध्यम से लैंडस्लाइड होता है उसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी। और अब हम एक नए टॉपिक के साथ आज अपरदन एवं निक्षेपण, इरोजन एंड डिपोजिशन। इससे पहले वाले जो चैप्टर था, टॉपिक हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अपक्षय के बारे में पढ़ा था, वेदरिंग के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसके माध्यम से वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है। इसमें हमने केमिकल वेदरिंग की चर्चा की थी, फिज़िकल या मैकेनिकल वेदरिंग की चर्चा हुई थी, और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपरदन और निक्षेपण की। देखिए दोस्तों, तीन महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक होता है अपक्षय, इसको वेदरिंग कहते हैं। एक होता है अपरदन, इसको इरोजन कहते हैं। और होता है उसको बोलते हैं अनाच्छादन यानी डेन्यूडेशन। ठीक है, तीन प्रोसेस होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है अपक्षय यानी वेदरिंग सबसे पहला होता है। वेदरिंग के बाद अपरदन होता है यानी कि इरोजन होता है, और इन दोनों की संयुक्त क्रिया को हम अनाच्छादन कहते हैं या डेनुडेशन कहते हैं। तो अपक्षय को हम पढ़ चुके हैं, वेदरिंग का जो प्रोसीजर है वो पूरा हम कर चुके हैं। और आप देखेंगे लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए, यदि आप नहीं पढ़ पाए अभी तक तो आप उन्हें जाकर आप पढ़ें, देखें कि अपक्षय किन किन कारकों के माध्यम से होता है, अपक्षय के कौन कौन से प्रकार हैं। और शुरुआत चैप्टर की जब होती है तो वहाँ हम इनको पढ़ते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, और जिसके माध्यम से अपक्षय की क्रिया गतिशील होती है और धीरे धीरे वह अपरदन और निक्षेपण को जन्म देता है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपरदन। ठीक है, अपरदन और निक्षेपण, अपरदन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। अब देखिए, नाम से हमें पता चल रहा है इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन का मतलब क्या हुआ कि जो अपक्षय की क्रिया हुई यानी कि जो वेदरिंग का प्रोसेस हुआ, उस वेदरिंग के प्रोसेस में जो चट्टान का चूर्ण होता है वो उसी स्थान पर रहकर टूटता है, चाहे वो रासायनिक एक्टिविटी के या फिज़िकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा। उन चट्टानों का जो चूर्ण होता है वो वहीं पर टूटकर गिरता रहता है। और जो अपरदन इरोजन प्रोसेस हो रहा है या अपरदन की जो क्रियाएं हो रही है उसके माध्यम से उस चट्टान के चूर्ण को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया होती है उसको हम अपरदन कहते हैं, उसको हम इरोजन कहते हैं। अब एक स्थान से उस चूर्ण को उठाना और लेके जाना ये अपरदन कहलाता है, लेकिन जहाँ जाके उसे जमा कर दिया जाता है या जहाँ जाके उसे रख दिया जाता है, ढाल के अनुरूप ये क्रिया होती है। तो जहाँ जाके वो चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है, रह जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं दोस्तों, निक्षेपण। इसलिए दो महत्वपूर्ण तत्व हो गए, अपरदन और निक्षेपण। पहला अपक्षय हुआ, फिर वहाँ से वो चूर्ण मलबे के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आया, और जहाँ दूसरे स्थान पर जब वो आया और आने के बाद वहाँ पर ठहर गया या किसी माध्यम के द्वारा उसे रोक दिया गया, तो वह जो स्थान है या वह जो मलबा है वो कहलाता है डिपोजिशन या कहलाता है निक्षेपण। क्लियर? तो ये एक बेसिक बात है, बेसिक फंडामेंटल है कि अपरदन और निक्षेपण या अपक्षय क्या होता है। जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें और टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, लेकिन ये सामान्य भाषा में एक जनरल वर्ड्स में यदि हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो इसको हम कहते हैं अपरदन और निक्षेपण। तो अपक्षय के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अपरदन अभी मैंने आपको बता दिया, और निक्षेपण क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि मलबे का जिस स्थान पर जाकर ठहर जाना है
या ढाल के रूप में रह जाता है, रुक जाता है, वह भाग क्या होता है, निक्षेपण कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो अपरदन के भू आकृति कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को ले जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अपरदन की क्रिया में क्या होता है, जो अपक्षय की क्रिया में बड़ी बड़ी शैलें होती हैं वो टूट जाती है, टूटने के बाद चूर्ण के रूप में वो फॉर्म जनरेट करती है, और उसके बाद अपरदन के जो विभिन्न कारक हैं जैसे प्रवाहित जल होता है, नदी का जल हुआ, भौम जल यानी जो भूमि के आंतरिक भागों में जल होता है, हिमानी द्वारा, बर्फ़ों के द्वारा, ठीक है, वायु, लहरें और धाराओं के द्वारा इन्हें एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इन कार्यों को गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करता है कि वह गत्यात्मक स्वरूप किस प्रकार का है। उसके आधार पर वह जो टुकड़े होते हैं, चूर्ण होता है, मलबा होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाया जाता है। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। यानी कि भू आकृतिक कारक जो भी हैं ना, भू आकृतिक कारक जैसे पर्वत, पठार, मैदान, यहाँ जो चट्टानी मलबा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो घर्षण करता है। सरफेस से जा रहा है तो घर्षण करेगा। प्रवाहित जल के द्वारा कोई मलबा पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आता है तो घर्षण करता है। तो घर्षण करना भी एक प्रकार से क्या है, अपरदन में योगदान देना जैसा होता है। अपरदन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। ये जो भूदृश्य होते हैं, धरातली सरफेस जो होता है वो क्या होता है, घर्षित होता है, क्योंकि जल के द्वारा, हवा के द्वारा या लहरों के द्वारा जो मलबा होता है उसे जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लाया जाता है तो जो सरफेस, जिस सरफेस पे वो चलकर आया है वो भी क्या होता है, घर्षित होता जाता है। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है। अपक्षय जो होता है वो अपरदन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय जो है वो अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय, व्रत, शरण एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। तो अपक्षय क्या होता है, एक बहुत बड़े मूवमेंट के लिए जाने जाता है, जबकि अपरदन जो है वो निम्नीकरण के लिए, यानी कि जो कोई भू आकृति है उसको धीरे धीरे निम्नीकरण की ओर या छोटे से बड़े से छोटे रूप में उसको डेवलप करती रहती है। व्रत संचलन एवं अपरदन में अंतर है। व्रत संचलन में शैल मलबा, चाहे वे सूक्ष्म हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। वस्तुतः यह अपरदन ही है जो धरातल पर होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 6.1 में स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। यानी अपरदन और परिवहन की जो एक्टिविटी होती है, ये मोस्टली जो एक्टिविटी है ये किसके द्वारा, जो गतिज ऊर्जा होती है उस गतिज ऊर्जा के द्वारा निर्भर हो पाती है। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरों एवं धाराओं का होता है। तो जो अपरदन होता है, परिवहन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से जो विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं उन पर निर्भर करती है। जैसे इसमें हमने बताया है कि जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा, लहरों के द्वारा, धाराओं के द्वारा या जो भूमिगत जल होता है उसके माध्यम से ये अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। अपरदन के दो अन्य कारकों, लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। जो लहरें होती हैं, धाराएं होती हैं और जो भूमिगत जल होता है, ये जो कारक हैं ये जलवायु के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, ये गतिशील रहते हैं। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती है। जो लहरें होती हैं वो लहरें या तो
थल वाले भाग पर चलती है, ठीक है, जो लैंड सरफेस होता है वहाँ चलती है, या फिर जलमंडल का जो अंतरापृष्ठ यानी ऊपरी भाग और निचला भाग होता है वहाँ पर लहरें चलना प्रारंभ होती है। जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलें पारगम्य घुलनशील एवं जल प्राप्त है तो ये केवल काष्ठ चूनाकृत जो चूना युक्त शैलें होती हैं उनकी आकृतियों पर निर्भर करती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि विशेषकर कि जो चूना युक्त शैलें होती हैं वहाँ जो भूमिगत जल होता है वो डिपोजिशन होता रहता है, और यदि उसमें कार्बोनेशन की मात्रा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है, तो धीरे धीरे वो जल को सोख लेती है और धीरे धीरे वह चूने की जो परत होती है वह जल में परिवर्तित होना शुरू कर देती है और उसको घोल कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है। यदि शैलें पारगम्य घुलनशील एवं जल प्राप्त है तो केवल होती है उनका निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपर्दन के कारकों द्वारा निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। तो जो निक्षेपण होता है वह किसका परिणाम होता है? अपर्दन का। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो अपर्दन होता है वो किसका परिणाम है? अपर्दन का परिणाम क्या है? निक्षेपण। में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आती है, ठीक है, ढाल में जब कमी आती है और कमी आने से जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणाम स्वरूप अवसाद को निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। जो अवसाद होता है उसका निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। तो ये देखिए इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। नंबर एक ये है कि ढाल में कमी आ जाने से पहली बात ये है ये अपर्दन के जो कारक हैं। अब अपर्दन के कारक क्या है? जैसे हिमानी हुआ, ठीक है, भौम जल हुआ, या फिर प्रवाहित जल हो गया, ठीक है, लहरें हो गई, वेग हो, आपके वायु हो गया, ठीक है। एक तो ढाल में कमी आ जाना, दूसरा अपर्दन के जो कारक होते हैं उनके वेग में कमी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। जो अवसाद होते हैं यानी जो मलबा होता है उसका निक्षेपण यानी ठहराव होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। तो पहले जो स्थूल, पहले बड़े बड़े पदार्थ जो होते हैं वह, और फिर बाद में सूक्ष्म पदार्थ जो होते हैं वो निक्षेपित होना प्रारंभ हो जाते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारक, जो अपर्दन कारक होते हैं जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। तो जो निक्षेपण होता है उस निक्षेपण में अपर्दन के जो कारक होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे प्रवाहयुक्त जल जो होता है, जो बहुत तेज गति से जल बहता है, हिमानी होती है, वायु है, लहरें है, ये भूमिगत जल के साथ साथ रहकर तलोचन यानी कि तल के साथ साथ अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है इसके विवेचन के लिए आप अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन की मृदा का निर्माण कैसे होता है। यदि चट्टानी कार से होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं मृदा के निर्माण में सहयोग करती है, इसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते हुए मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं, और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है ये आप बता सकते हैं। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है। मृदा एक कैसा है? गत्यात्मक, यानी कि डायनामिक प्रोसेस है। मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करती रहती है, चाहे वो जल के साथ हो, वायु के साथ हो, लहरों के साथ हो, ठीक है, या हिमानी के साथ हो। तो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करती है और मृदा बनती है और बिगड़ती रहती है, जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं अनवरत चलती है। यानी कि इसमें रासायनिक एक्टिविटी भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, और साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो तीनों का कॉम्पोजिशन बनता रहता है। यानी इसमें रासायनिक गुणों का भी समावेश है, इसमें फिजिकल यानी कि सूर्य की किरणें हुई, चट्टानें हुई, या फिर
भौतिक रूप से देखें, जल का मिक्सअप होना, मिश्रण बनना, ये सब चीज़ें भौतिक रूप से है। जैविक रूप से जैसे जीव जंतु के अवशेष, ठीक है, वनस्पति के अवशेष, तो तीनों चीज़ें रासायनिक, भौतिक और जैविक तीनों ही क्रियाएं कंटिन्यूसली फॉर्म में चलती रहती है। और मृदा जो कि एक गत्यात्मक रूप में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान ट्रैवल करती है, मनुष्य के साथ ट्रैवल कर सकती है, जीव जंतु के साथ ट्रैवल कर सकती है, या फिर अन्य जो अपर्दन के कारक हैं, प्रवाहित जल हो सकता है, वायु हो सकती है, लहरें हो सकती है, इनके माध्यम से भी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल होती है। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है। ये वृद्धि का माध्यम भी है। ये एक परिवर्तनशील व विकासोन्मुख तत्व है। इनकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। ये वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क या आर्द्र हो सकती है। तो वैकल्पिक रूप से ठंडी भी हो सकती है मृदा, ठंडी या गर्म भी हो सकती है, शुष्क भी हो सकती है यानी कि सूखी भी रह सकती है, और आर्द्र भी, गीली भी, यानी नमी भी उसमें हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक समय तक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क क्रिया मंद या बंद होती है, गिरती है या घासें सूखती है, तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। कारक हुआ है कि किस प्रकार से मृदा जो है कहीं ठंडी कहीं गर्म किस प्रकार से नियंत्रित होती है, इसके बारे में बताया गया था। मृदा निर्माण की प्रक्रिया है कि मृदा निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं और किस प्रकार से मृदा निर्माण का जो प्रोसेस है वो पूरा चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होता है। मृदा निर्माण या मृदा जनन, ठीक है, पैडोजेनेसिस इसको कहते हैं, मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मृदा का जो निर्माण होता है, जो इसका निर्माण का प्रोसेस है, वो हमेशा अपक्षय पर निर्भर करेगा। जिस क्षेत्र में चट्टानें हैं वहाँ किस प्रकार से मृदा का चट्टानों का अपक्षय हुआ है, ठीक है, और उसी के अनुसार ही मृदा का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है सर्वप्रथम अवशेष प्रवार या लाए गए पदार्थ के निक्षेप, बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई, लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधे के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फ्रंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष व झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों के पुंज अंबार या छिद्र में एवं स्पंज की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। तो इसने ये प्रोसेस बताया कि मृदा का निर्माण वास्तविक रूप में किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसमें मौजूद होते हैं। तो मृदा के निर्माण में हम देखें कि जब मृदा निर्माण होना प्रारंभ होता है तो उसके लिए अपक्षय की क्रिया एक सर्वप्रथम है। उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, टूटे फूटे कुछ पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, लाइकेन होती है, वो धीरे धीरे उसमें निवेश होते रहता है, यानी मृदा में मिलते रहते हैं। उसके बाद जो गौण जीव होते हैं जो मृदा के अंदर ही निवास करते हैं, मृदा के अंदर ही रहते हैं, वो धीरे धीरे ह्यूमस का निर्माण कर रहे हैं। जो पौधे मृत होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, एकत्रीकरण होता है और धीरे धीरे ये कॉम्पोजिशन बनना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे जो पशु पक्षियों के द्वारा जो बीज, वृक्ष, झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के जानवरों के कण जो टूट जाते हैं, मर जाते हैं जानवर, उनके कण उसमें मिलते रहते हैं और धीरे धीरे ये एक पुंज का निर्माण करता है, एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है और धीरे धीरे यही एक परिपक्व खनिज और विभिन्न प्रकार के जो जीव के उत्पाद होते हैं वो इसमें मिक्स होने लगते हैं और धीरे धीरे फिर मृदा का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अब मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण पहला है मूल पदार्थ, यानी कि जो पेरेंट रॉक्स होती हैं, मूल शैलें होती हैं, वही किसी भी मृदा को जन्म देने के लिए या निर्माण करने के लिए प्रथम तत्व होता है। फिर होती है स्थलाकृति कि वो किस प्रकार की स्थलाकृतियों में बना है, यह हमें देखना होता है कि वहाँ की जो स्थलाकृति है वो किस प्रकार की है
रॉक्स का सिस्टम किस प्रकार का है, ये हमें देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैविक क्रियाएं कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो किस प्रकार की है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ किस प्रकार की होती है उसको हमें देखना होता है। और फिर है 5th नंबर पे समय यानी टाइम, टाइम भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु महत्वपूर्ण कारक है कि किस प्रकार की जलवायु में वहाँ पर जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जैविक क्रियाएं किस प्रकार की है, समय कितना उसको मिलता है, इस पर भी ये बातें निर्भर करती हैं। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण आपको मिल जाएगा, अभी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से किस किस प्रकार से मृदा का निर्माण या स्ट्रक्चर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहले है जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों का प्रमुख योगदान होता है, जैसे प्रवणता, ढाल किस प्रकार का है, वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता। यानी कि जो जलवायु है वो जलवायु में जो वर्षा होनी है, वाष्पीकरण की एक्टिविटी होती है और वो कितनी बार दोहराया जाता है, ठीक है, उसकी अवधि किस प्रकार की है, वहाँ आर्द्रता किस प्रकार की है, ये मिट्टी को निर्माण करने में, मिट्टी के निर्माण होने की प्रमुख दशा हो जाती है। उस क्षेत्र का तापक्रम यानी कि टेम्परेचर में जो डिफरेंसेस है, ठीक है, मौसमी एवं दैनिक भिन्नता जो है यानी सीजनल चेंजेस जो हो रहे हैं या दैनिक तापमान में जो परिवर्तन आता है, वो भी एक मृदा के निर्माण में प्रमुख सहायक तत्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंट मटेरियल, है ना, यह मूल पदार्थ या शैलें कैसी किस प्रकार से वह मृदा का निर्माण करती है। तो मृदा निर्माण में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल शैलें कोई भी स्वस्थाने यानी कि अपने मूल स्थान पर रहकर, उसी स्थान पर रहकर अपेक्षित होती है, यानी मलबे के रूप में निर्माण उसका होता है, या फिर मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। मृदा निर्माण गठन यानी मलबे का जो आकार होता है, संरचना जो उसकी होती है, उसमें जो खनिज के तत्व होते हैं, कण होते हैं, तथा शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर, आवरण की गहराई व मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। यानी कि मूल पदार्थ जो होंगे वो किस प्रकार की वहाँ उसकी दर होगी, प्राकृतिक दर होगी, आवरण किस प्रकार का होगा, ये एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। समान आधार शैल पर मृदाएं में अंतर होता है। जो मृदा होती है उनकी जो शैल के कण होते हैं उनमें अंतर देखने को मिलता है, तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है। परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन यानी यंग होती है, नई होती है तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती, तो मृदाएं एवं मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। यानी कि जो नवीन मृदा होती है, जो नई स्ट्रक्चर जिस मृदा का होता है वह परिपक्व नहीं होती, अपरिपक्व होती है। ऐसे कंडीशन में जो मूल शैल होती है उसमें घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। कुछ चुना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट व विचित्र होती है, मिट्टियाँ मूल शैल से इस पर संबंध दर्शाती है। ठीक है, ये कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग कंडीशंस में जो मृदा होती है, नवीन होती है, ठीक है, मैच्योर होती है, ओल्ड हो जाती है, तो ये अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग स्तर पर मृदा का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता चला जाता है। फिर होता है स्थलाकृति यानी उच्चावच जो टोपोग्राफी होती है वो भी हमें अलग देखने को मिलती है। मूल शैल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है। यानी कि जो टोपोग्राफी है वो टोपोग्राफी क्या है, सूर्य की किरणों के द्वारा भी प्रभावित होती है।
क्योंकि जिस प्रकार की टोपोग्राफी होगी वहाँ पे जिस प्रकार की शैलें होंगी वहाँ उस प्रकार की मृदा का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति, धरातलीय एवं उपसतही अपप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्रों पर गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपर्दन मंद तथा शैल में परिश्रवण अच्छा रहता है तथा मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी, किले के मोटे स्तर के विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी या मृदा का रंग भी गहरा या काला हो सकता है। अब जैविक क्रियाएं यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है उसके माध्यम से भी मृदा का निर्माण होता है। वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण करने की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों में विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी व गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित होता जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ह्यूमस एकत्रित होता जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल जो वृद्धि होती है वो धीमी गति से होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। पीट प्रकार की जो मृदा टाइप में होती है उसके संस्तर विकसित होना शुरू हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं संघन होती है। यानी जो आर्द्र क्षेत्र जहाँ होता है, उष्ण क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखीय यहाँ वर्षा का क्षेत्र अधिक होता है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें वृद्धि और क्रियाएं बहुत अधिक देखने को मिलती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण यानी कि नाइट्रोजन का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार से ये वहाँ के विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों पर निर्भर करता है। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान के पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वह मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जो मृदा में इंक्लूड होते हैं, मृदा में समाहित होते हैं, वे क्या करते हैं, मृदा को ऊपर और नीचे की एक्टिविटी कराते हैं जिसके माध्यम से उनमें विभिन्न तत्वों का संचार होता रहता है। ठीक है, ऊपर भाग नीचा भाग ऊपर, तो ऐसे मिक्स मिश्रण बनता है और मिश्रण बनने से मिट्टी नवीन होती रहती है क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित होता रहता है। फिर हम बात करते हैं कालावधि, यानी कि समय के साथ साथ ये परिपक्व होती है। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रिया के में लगने वाला जो समय होता है वो अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसकी पार्श्विका का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे समय तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टीले जो होते हैं, विकसित मृदाएं तरुण यानी यंग मानी जाती हैं तथा उनमें संस्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं होती। यानी यहाँ पर क्या देखते हैं कि समय के साथ साथ अलग अलग स्ट्रक्चर में मिट्टियों का निर्माण होता रहता है और जिसके माध्यम से मिट्टी अलग अलग प्रकार से कॉम्पोजिशन बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, उसका रंग अलग हो जाता है। ठीक है,
और मिट्टी मजबूत भी हो जाती है। तो ये समय के साथ साथ होता है यंग एज में, फिर मैच्योरिटी लेवल में और फिर ओल्ड एज में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। और मृदा के निर्माण में जो मुख्य कारक होते हैं, जलवायु है, स्थलाकृतिक कारक है, रॉक्स का सिस्टम है, पेरेंट रॉक जो है उसका सिस्टम है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, समय किस प्रकार से मृदा का गठन करता है। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो किस प्रकार से अप्लाई हो रहे हैं, वहाँ अपक्षय की क्रिया किस प्रकार से हो रही है। अपक्षय की क्रिया में विभिन्न प्रकार का, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग जाता है, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट लगता है, ढाल की प्रवणता वहाँ लगती है। और उसके अलावा हमने अपक्षय और निक्षेपण को भी पढ़ लिया और इस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आगे के जो अध्याय होंगे उसमें हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो आपका 7वां नंबर चैप्टर है वो इस बार एग्जामिनेशन में के लिए हटा दिया गया है। 2021 में जो वार्षिक परीक्षाएं होगी कक्षा 11 की, उसमें चैप्टर 7 नहीं शामिल किया गया। अतः अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की। जो आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी वो नेक्स्ट यूनिट होगी क्लाइमेटोलॉजी की है, यानी कि वहाँ हम जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु विज्ञान में सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो वायुमंडल से होती है। ठीक है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से है, कंपोजिशन किस प्रकार का है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।